अस्सलाम वालेकुम। पिछले एक माह से कम अरसे में सिंध रेंजर्स के ऊपर पाँचवा या छठा अटैक है जो आज अभी से थोड़ी देर पहले रिपोर्ट हुआ, और इसके ऊपर हमारे कान इसलिए खड़े हो जाने चाहिए कि एक बड़े तवील अरसे के बाद, कई सालों की जद्दोजहद के बाद 2013 में ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, जिसके लिए एंटी टेररिज्म एक्ट में तरमीम की गई और उनको पावर्स दी गई, पुलिस पावर्स दी गई, और 2013 वाला वो जो ऑपरेशन था उसके नतीजे में कुछ 25-30 साल से जो कराची में खून रेजी जारी थी उसके ख़ात्मे की तरफ हम बढ़ने शुरू हुए। और पिछले 2-3 साल से हम उसके कामयाबी के समरात ये देख रहे हैं कि कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम सुख से चैन से वहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन पिछले माह की 9 तारीख को एक ही दिन 3 मुख्तलिफ जगह पे अंदर लाड़काना, घोटकी और कराची में रेंजर्स के ऊपर अटैक हुआ। फिर अगले दिन दोबारा अटैक रिपोर्ट हुआ, और आज फिर एक शॉप के ऊपर रिटायर्ड एक उनका एहलकार है जिसके ऊपर हमला हुआ और जिसकी शहादत होगी उस हमले के अंदर। लेकिन हमारे तमाम जितने हुकूमती अरबाब इख्तियार हैं उनको आज सोचना चाहिए कि क्या ऐसा मौका आ गया है कि दोबारा से हम संजीदगी के साथ गौर करें कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो अमन को ख़राब करने के दर पे हैं, और जो ऐसे अवामिल हैं उनका कला कमा कैसे करना है, या हमारा दाखिली जो इंतशार है उससे ऐसी कुव्वतें फ़ायदा तो नहीं उठा रही। क्योंकि इसके अंदर जो ग्रुप्स रिपोर्ट हो रहे हैं वो या तो वो ग्रुप्स हैं जो कौम परस्ती के नाम के ऊपर बम धमाकों में और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके ताने बाने सरहद पार कहीं और जाके मिलते हैं। वो मालूम है सबको कि कहाँ किसके ताने बाने मिलते हैं। उसका ख़ात्मा करने के लिए फ़ोकस्ड एफर्ट जो करने की ज़रूरत है उसके ऊपर मेरे ख़्याल में सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, तीनों को, जैसे वो पहले एक अरेंजमेंट था एपेक्स कमेटी का जो मॉडल था, उसको दोबारा उसी एपेक्स कमेटी के मॉडल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को एक मीटिंग कन्वीन करके चेयर करनी चाहिए। वो जो गेंस हैं उसको छोड़ नहीं सकते, हम बड़ी मुश्किल से हासिल किए हैं। कई जवानों की उसमें शहादत हुई होगी, कराची के अवाम ने पता नहीं कितनी अपने प्यारों की लाशें उठाई होंगी। तो वो जो हमने बड़ी लड़ के कोशिश करके अमन को जीता है, उस अमन को अब दोबारा गंवा नहीं सकते, अब कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है, इसलिए सारों को मिल के कोशिश करके उस चीज़ को कायम रखना है, उस अमन को, उस पीस को, उस सिक्योरिटी को बेहतर करना है, कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना। कराची अटैक में अभी रिसेंटली जो स्टॉक एक्सचेंज का अटैक है वो अभी मैं इसमें शामिल नहीं किया, उसके अलावा ये आज छठा हमला है। आज के प्रोग्राम में हमारे पास 2 बड़ी खबरें हैं जिसको डिस्कस करेंगे। एक तो JITs के ऊपर जो बहस जारी है वो है, दूसरा पाकिस्तान में क्या स्कूल कॉलेजेस खोलने हैं उसके ऊपर आज एक मीटिंग थी, तो क्या फ़ैसले हुए, क्या सोच है उसके ऊपर हुकूमत की, उसको भी। और तालीमी इदारों के अंदर जो हैरेसमेंट का अंसर है, ख़ास तौर पर जो हमारी बच्चियां बेटियां स्कूलों में जाती हैं, वहाँ पर टीचर के हाथों अगर किसी के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आता है कि वो शर्म से, इज़्ज़त की वजह से लोग उसका नाम नहीं लेते, लेकिन अगर कहीं ऐसी आवाज़ आ जाए तो उस मामले को छोड़ना नहीं चाहिए, उन तमाम लोगों को ढूंढ के कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और ऐसा ही एक वाक़या लाहौर में हुआ जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत काम भी कर रही है। तो मैं चाहूँगा आज प्रोग्राम का इसी नुक्ते से आगाज़ करूँ। मुराद राज साहब वज़ीर तालीम हमारे साथ हैं। मुराद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुराद साहब, पहले तो इस निजी स्कूल वाली चीज़ से आगाज़ करना चाहूँगा। बड़ा अलमिया है कि बेटियों को स्कूल भेजे कोई माँ बाप अपने, उसको रातों की नींद उड़ जाए कि वहाँ उसके साथ कोई हैरेसमेंट या ऐसा वाक़या पेश आ गया। इसके ऊपर फॉलो अप क्या है, अभी अपडेट करेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज तक कभी इस चीज़ पे कभी कोई लॉ नहीं बनाया गया। आप सोच सकते हैं कि स्कूल के अंदर हरासमेंट पे या बुलिंग पे कभी कोई लॉ नहीं बनाया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं प्राइवेट स्कूल्स का एक्ट हमने पहले एक बना के अभी लॉ डिपार्टमेंट को भिजवाया था, हमने वो वापस बुलवाया। उसके अंदर हम हरासमेंट और बुलिंग और ये चीज़ें हमने डाली है फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ उसके अंदर ये नहीं है कि हम उनको स्कूल से निकाल देंगे, उसके अंदर फाइन्स हैं, उसके अंदर जेल टाइम है, उसके अंदर ये सारी पेनल्टीज डाली गई हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। सो अभी वो ड्राफ्ट जो है इंशाल्लाह ताला विद इन अ डे हमारे पास होगा। उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, तो वी आर गोइंग टू लुक एट इट विद इन द नेक्स्ट 24-48 आवर्स, और फिर हम उसको लॉ डिपार्टमेंट के थ्रू, पंजाब असेंबली के थ्रू इंशाल्लाह ताला पास करवाएंगे। और सेकंड चीज मैं आपको स्कूल से किसी को, ऐसे शख्स को जो प्रीडेटर है स्कूल के अंदर बैठा हुआ है, उसको स्कूल से निकाल देना तो शायद उसकी सबसे आसानी है उसके लिए, उसको तो जेल में डालना चाहिए। You're absolutely right, sir, कि स्कूल से निकालना कितना आसान है। और आप देखें कि हजारों, 50-60 हजार प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो कहीं और जाके नौकरी शुरू कर दे तो किसको पता लगेगा, कौन बताएगा आपको? सो इन लोगों को देखें, सिर्फ हमने ये नहीं कि इन पे
इनको स्कूल से निकालना है, इनके नाम डेटाबेस में होने चाहिए, इनके आईडी कार्ड प्रोफाइलिंग होनी चाहिए ऐसे लोगों की जिसके ऊपर शिकायत आती है, उसकी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए कि दोबारा कभी किसी स्कूल में ये जॉब ना कर सके। इनको जेल भेजना है, इनको जेल भेजे, कन्विक्टेड लोगों को तो जेल कितनी जाएंगे सजा तजवीज इंशाल्लाह कर रहे हैं आप जो बच्चियों को हरासा करें? कितनी सजा तजवीज कर रहे हैं आप उसके लिए? सर उस पे वही ड्राफ्ट इसको बता दिया हुआ है, जिस पर काम कर रहे हैं। हिज ऑफिस इज वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। वो सारी चीजें सामने आ रही हैं, जैसे ही ड्राफ्ट सामने आता है उसको फाइनलाइज करके हम भेज दें। आई विल कम अगेन ऑन टीवी एंड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ये चीजें हमने तजवीज की और हमने डाल के अंदर भेज दी। उसमें फाइन भी है, तो आपके ज़हन में क्या है, कितनी सजा होनी चाहिए? सर मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम क्योंकि एक बच्चे को इतनी या बच्ची को इतनी टेंडर एज में आप जब इस तरह के ट्रॉमे में से गुजारेंगे ना, दे आर डैमेज्ड फॉर लाइफ। दे आर नॉट डैमेज्ड फॉर अ लिटिल बिट, दे आर डैमेज्ड फॉर लाइफ। सो इसलिए मैं तो समझता हूं कि जितनी तो अभी इस वाकये में जो अभी एक निजी स्कूल का आजकल चल रहा है, उसके अंदर कितने लोग मुलव्वस हैं और कितनों को गिरफ्तार किया गया? देखें अभी सर हमने एफआईआर करवाई है। मैं इसमें आपको बताऊं नदीम साहब के सबसे जरूरी चीज क्या है, और मैंने इतनी रिक्वेस्ट की है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो मैंने कुछ दिन पहले की थी, मैं आज भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हमने एक कमेटी भी बना दी हुई है, उसके अंदर फीमेल भी हैं, सब चीजें हैं। मैंने रिक्वेस्ट की है पेरेंट्स को भी, मैंने स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे पास आए, एक रिटन कंप्लेंट लेके जरूर आए। हम अभी तक रिटन कंप्लेंट का इंतजार करें, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह का हमारा कल्चर है, इस चीज पे ना कभी आज तक बात हुई है और ना कभी किसी ने की है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस इशू इज बीइंग हाईलाइटेड और इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई है। हमारे मुल्क में तो ऐसा आपने अभी तक किसी को पकड़ा या नहीं पकड़ा अभी तक? सर अभी तक किसी को नहीं पकड़ा। अभी तो पुलिस की एफआईआर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, स्कूल वालों को बीच में शामिल किया हुआ है और स्कूल वालों के टीचर्स को आपको जो मुश्किल पेश आ रही होगी मुझे उसका एहसास है, लेकिन इसके लिए आपको एक विटनेस प्रोटेक्शन का लॉ पास करना पड़ेगा पंजाब असम्बली के अंदर, ताकि जो माँ बाप या जो बच्चियाँ गवाही देना चाहें तो उसकी आइडेंटिटी आप लोग रिवील ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ इस मामले के अंदर लोग जाने दे देते हैं और जाने ले भी लेते हैं। You're absolutely right. और उसमें नदीम साहब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये इतने टेंडर एज के बच्चे हैं कि इनको बाहर, हमारे मुल्क में प्राइवेसी का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है ना, कोई कॉन्सेप्ट ही प्राइवेसी का नहीं है। आप ये सोचें कि आज जो मीटिंग हो रही थी फेडरल के साथ, जैसे वो मीटिंग हो रही है उस वक्त टीवी पर टिकट्स चल रहे थे कि मीटिंग के अंदर क्या हो रहा है। सो प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट कोई है नहीं। वी वांट टू प्रोटेक्ट दीज किड्स, वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। तो उनको प्रोटेक्शन के लिए हमें हर चीज जो हम कर सके उस पे काम शुरू हो चुका है। सो द थिंग इज कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, मैं इसके ऊपर दोबारा आपसे फॉलो अप प्रोग्राम करूंगा। दूसरा इशू जो है स्कूल खोलने के हवाले से कुछ फैसले हुए आज, क्या तय किया आप लोगों ने? जी देखिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली चीज हमने देखना है कि आज जो टेनेटिव बात हो रही थी वो यही हो रही थी अराउंड सितंबर 1 हम टेनेटिव डेट सोच रहे हैं खोलने की। मगर मैं उस पर आपको एक चीज बताऊं जो बहुत जरूरी है, डे टू डे कंडीशंस चेंज हो रही हैं, वीक टू वीक टेंटेटिव डेट क्या है? हो रही है सितंबर 1। टेनेटिव डेट जो है वो सितंबर 1 है। सो देखें उस पे भी हम पहले फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर हम मिलेंगे थर्ड वीक ऑफ अगस्त के अंदर देखने के लिए कि कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं। देखें आज इतना प्रेशर है कि स्कूल खोलें स्कूल खोलें स्कूल खोलें, खुदा ना खास्ता एक बच्चे को कुछ हो गया ना या उसकी फैमिली को, यही लोग हमें नहीं छोड़ेंगे जो आज हमें प्रेशराइज करें। सो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना मैंने किसी का प्रेशर कभी लिया कि स्कूल खोलें। नहीं, अभी आप स्कूल नहीं खोल सकते। जो ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि स्कूल खोले जाएं, वो ज्यादती कर रहे हैं। लाहौर और कराची और हमारे जो मेजर अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ इस वायरस की स्प्रेड इतनी ज़्यादा है कि आप कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे अपने बच्चों को। बिल्कुल सर, बच्चों पे, बच्चों की फैमिलीज, टीचर्स की फैमिली। अच्छा जब खोलना है तो करना क्या है सर? स्टैगर करके खोलना है। कौन सी क्लासेस जरूरी हैं? क्लास 5 जरूरी है क्योंकि उन्होंने फिर जाना है एलिमेंट्री स्कूल में। क्लास 8 जरूरी जाना है सेकेंडरी स्कूल के अंदर। 9, 10, 11, 12 जरूरी है। अब एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं तो 25 या 20 बच्चे सुबह आएंगे शिफ्ट के अंदर फ्रॉम, मैंने भी सारा ये पूरा हमने एक एसओपी बनाया है जो हमने फेडरल को भी भिजवा दिया है। और जो सेकंड शिफ्ट है उसके अंदर 20-25 बच्चे आएंगे। कोई लंच ब्रेक नहीं होगी, कोई प्ले ग्रुप नहीं होगा, कोई प्ले डेट नहीं होगी, कोई ब्रेक नहीं होगी। सो बड़ा ही हमें सोच समझ के चलना पड़ेगा।
बड़ा सेंसिटिव टाइम है। देखें, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हुआ या एकदम स्प्रेड करने का हमें कहीं पता लगा, हम उसी वक्त वो जगह तो बंद कर देंगे। आखिरी चीज मैं आपको जो बताऊं वो ये है कि हमें डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट देखना पड़ेगा। जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है वो 36 इजला के ऊपर दे रहा है। कोरोना के केसेस कितने हैं, एक कहां पे ब्रेक की तरफ ज्यादा है, जाना है कहां पे मुराद कम साहब। है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन आपको इस फैसले के ऊपर बहुत ही ठंडा रहना पड़ेगा, आखिर तक देखना पड़ेगा। आप डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट स्कूल खोल और बंद नहीं कर सकेंगे। बच्चों का पूरा जो स्कूलिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा सूबे के अंदर। तो यू हैव टू वेट एंड सी। सिचुएशन बेहतर होगी, कंड्यूसिव होगी तो आप फैसला ले सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको ऑनलाइन या पोस्टपोन करना पड़ेगा फॉर द टाइम बिंग। आपका बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे साथ रहे। मैं दोबारा इस पे फॉलो अप के लिए आपको इंशाल्लाह दोबारा फिर जहमत दूंगा। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जे आई टीज़ के ऊपर इतनी सियासत चल रही है कि ये मालूम नहीं है कि इससे हतमी नतीजा हासिल करना है, इंसाफ करना है, जो लोग जराइम में मुलव्वस हैं उनको सज़ा देनी है, या अपने जो सियासी हरीफ हैं सिर्फ उनको चित करना है। क्योंकि अगर इससे नतीजा हासिल करना है तो इसका कानूनी रास्ता है, तहकीकाती एक अमल है, उससे गुजरना है, आगे चलना है और मुतलका लोगों को अदालत के ज़रिए सज़ा दिलवा कर इस जुर्म का हमेशा हमेशा के लिए रास्ता बंद करना है। क्या वो हक़ाइक़ हमारे सामने हैं, मौजूद हैं? क्या वो फैक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की गई? तो की गई, सिंध पुलिस ने भी की, रेंजर्स ने भी की। वो सब फाइलें, वो हक़ाइक़, वो दादोशुमार मौजूद हैं। तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रेजेंट करके उन लोगों को सज़ाएँ क्यों नहीं हो रही? ये वो सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। उसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फ़ारूक हबीब साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं PMLN से, और वी होप के कादर पटेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमारे साथ होंगे। सबको खुश आमदीद कहूँगा। फ़ारूक साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये फरमाइएगा कि JIT सामने आ गई, इसके ऊपर गर्मा गर्म प्रोग्राम भी चल रहे हैं, बयानबाजी चीफ मिनिस्टर सिंध की भी आ गई, लेकिन क्या नतीजा निकलेगा? कुछ किसी को सज़ा भी होगी या ये मैच 2-3 दिन चलने के बाद किसी और ख़बर की तरफ मुड़ जाएगा? देखें, यकीनन नदीम साहब, कराची के लोगों ने जो है वो इसमें बड़ा सफ़र किया है। सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। कराची की जो हमारी मुल्क की मैशियत का हब है उसका जो अमन अमान तबाह हुआ वो भी आपके सामने है। और उसके ऊपर जिस तरीके से रेंजर्स ने फिर ऑपरेशन लॉन्च किया और इन सब करदारों को जो वहाँ पर गैंग वार के सरबराह बने हुए थे इनको पकड़ा है, तो उसके अंदर जब हक़ाइक़ सामने आए हैं तो यकीनन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जानी है। और मैं फिर कहूँगा कि इसके अंदर फिर ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, जो खुद इसके अंदर हैंड इन ग्लव्स हैं, जो इनके साथ मिले हुए हैं, जिनके लीडरान के इसके अंदर नाम सामने आ रहे हैं, जो कि उज़ैर बलोच की जो मजिस्ट्रेट के सामने भी दफ़ा 164 का जो बयान है, जो कि एक एडमिसेबल एविडेंस होता है किसी भी कोर्ट के अंदर जो आप मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं, उसके अंदर उन्होंने फरियाल तालपुर के हवाले से, बहुत सारी इनकी लीडरशिप के हवाले से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने खुद अपना इतराफ़ी बयान वहाँ पर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर अब मामले को आगे बढ़ना चाहिए। इतनी देर ये JIT की रिपोर्ट जो है ये मंजर आम पर क्यों नहीं आई? अगर इसके अंदर पीपल्स पार्टी का उनको कोई इसके ऊपर डर नहीं था, खौफ नहीं था, उनके लीडरशिप के नाम नहीं थे, तो इसको छुपा के रखने का मकसद क्या था? और दूसरी चीज़ ये है कि आज भी जो है वो सिंध हाई कोर्ट को इसके अंदर हुक्मनामा जारी करना पड़ा कि आप JIT की रिपोर्ट को रिलीज़ करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली सज़ा तो जो है वो अदालत ने देनी है और अदालत के अंदर ये तमाम तर चीज़ें जाएंगी। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनका कोई किरदार नहीं है इसके अंदर, तो उन्हें किस चीज़ का खौफ है, उसका चलान पेश करें, चलान अदालतों में दें ताकि उज़ैर बलोच जो है वो अदालतों में जाए और उनको सज़ा हो, और उसके साथ जो लोग ये काम करवाने वाले हैं उनको भी सजाएं हों। ये तो दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट के अंदर हो जाएगा। तो इससे मैं समझता हूँ ना तो कोई डरने वाली बात है, ना कोई घबराने वाली बात है, ना कोई खौफ वाली बात है, लेकिन इसको एक कादर पटेल साहब हमारे साथ हैं। इसको एक ऐसा इशू बना दिया है जिन लोगों के ऊपर अली जैदी साहब ने कहा कि उनके नाम मिटा दिए गए हैं और उनके पास जो रिपोर्ट है उसके अंदर नाम नज़र आते हैं, उसके अंदर आपका नाम भी शामिल है। इसी तरीके से जो 164 की स्टेटमेंट का भी फ़ारूक हबीब ने हवाला दिया, उसके अंदर लीडरशिप के नाम आ जाते हैं। तो ये मामला कुछ आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? कादर पटेल साहब, कादिर साहब को आवाज़ नहीं आ रही जी, दोबारा लाइन में लाएं उनको। जावेद लतीफ़ साहब, ये 2013 का ऑपरेशन आज 7 साल इस बात को गुजर गए हैं
और इसको पकड़े हुए भी कई साल गुजर गए हैं उज़ैर बलोच को। JITs के ऊपर भी शोर हुआ, लेकिन रेंजर्स ने इस पर तहकीकाती अमल में काफ़ी मुआवनत की थी सूबाई हुकूमत की। वो रिपोर्ट वफाक के पास भी होंगी, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, वफाकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के एक नीचे आती है ना फोर्स रेंजर्स भी। तो आप सब लोगों को पता है, तो आप एक्ट क्यों नहीं करते? शुक्रिया नदीम मलिक साहब। मैं रिपोर्ट पर बात करने से पहले मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि देखें, ये रातों रात गैंग बनते नहीं हैं और रातों रात इतनी कत्लेआम होती नहीं है। आप ये देखें कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारे या दीगर अदारे हमारे क्या कर रहे थे जब ये परवान चढ़ रही थी MQM या पंजाबी पख्तून इत्तेहाद या अमन कमेटी या ये सारे गैंग जो, और इसी तरह पंजाब हो दीगर सूबे हों, इसमें भी बहुत से गैंग परवान चढ़े और उसके बाद फिर उनसे क्या काम लिया गया ये सबके सामने है। मगर मैं मलिक साहब ये ज़रूर कहूँगा कि आज भी अगर अदारे ये सोच लें कि पाकिस्तान के मफाद में इनकी परवरिश करना या इनकी पैदाइश जो है वो किसी तौर मुनासिब नहीं है, तो हम आने वाले कल को बचा सकते हैं। अब मैं रिपोर्ट का जिक्र कर लेता हूँ। मलिक साहब मुझे ये बताएं कि जो रिपोर्ट कोई दे के जाए खाकी लफाफे में किसी के गार्ड को या सफ़ेद लफाफे में दे के जाए और देकर चला जाए और उसको आप लहराएं असेंबली के फोरम पर और उसके बाद उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों और प्रोग्राम 3 दिन से चल रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये तो फिर एक गैर ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये एक तसलसल है जो इमरान खान ने शुरू किया। आप ये देखें कि उन्होंने कहा 10 अरब की शहबाज शरीफ ने मुझे ऑफ़र की और कहा कि आपने पनामा पे खामोशी इख्तियार करना है, और उसको भी आज 7 साल गुजर गए हैं, 7 सालों में आज तक उसका जवाब नहीं आया। तो फिर मैं वज़ीर से क्या तवक्को रखूं कि वज़ीर साहब फरमाते हैं कि ये JIT रिपोर्ट है और पीपल्स पार्टी कहती है ये JIT रिपोर्ट है। मुझे ये बताएं कि अच्छा, इसको सुनवाई दें। ये जो स्टेटमेंट था इनका, ये वसीम बदामी के प्रोग्राम में का एक स्टेटमेंट है उनका। बेस्ट ऑफ लक ही कहना चाहिए अली जैदी साहब को, क्योंकि वो कैसे आई रिपोर्ट खाकी लिफाफे के अंदर, जैदी साहब ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पटेल साहब। लेकिन उनका दावा ये है, अगर अब आपको मेरी आवाज़ आ रही हो, कि उसके अंदर आपकी लीडरशिप के पटेल साहब समेत नाम थे जो मिटा दिए गए हैं। वो जो कागज़ लहराते हैं उसके अंदर नाम लिखे हुए हैं, ये स्क्रीन पर भी डालिएगा जी, नाम पटेल साहब बताएंगे इसका। जी मालिक साहब, बिल्कुल वो मैंने देखे भी हैं, बहुत जगह पे उन्होंने लहराए भी हैं, दिखाए भी हैं। मैं शुरू करूंगा आपके प्रोग्राम की तमीद पे 2 लफ्ज़ बोलूँगा ज़रूर। ये जो कराची के हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ ने एक APC बुलाई थी कराची में, और बहैसियत कराची प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी मैंने इस कराची ऑपरेशन पर पीपल्स पार्टी की तरफ से शुरू करने के दस्तखत भी किए थे उस APC पे, और उस अज़म का आदा भी किया था कि हमें कराची में अमन बहाल करना है। और चीफ मिनिस्टर सिंध के ज़ेर निगरानी एक एपेक्स कमेटी बनी जिसका आपने तस्करा किया, और उसके ज़रिए फिर ये अमन कायम हुआ, चाहे आप उसको 90% कहें, 95% या 99%। नंबर 2 बात फ़ारूक हबीब साहब को मैं दुरुस्त करना चाहूँगा कि फ़ारूक साहब, ये JIT रिपोर्ट कोर्टों में तमाम केसेस में चल रही है। इस JIT में जितने केसेस हैं वो मुख्तलिफ कोर्टों में ज़ेर समात हैं, और जहाँ जहाँ इस JIT रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और आपने जिस 164 का जिक्र किया है जो बड़ा मतलब मशहूर है, किया जा रहा है, उसको तवज्जो हटाओ नोट, एक हमारी तवज्जो दिलाओ नोटिस होता है ना असेंबली में, ये तवज्जो हटाओ नोटिस आजकल आ गया है, जो मुल्क की तबाही जो हो रही है उसकी वजह से। चलें, लेकिन इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो जहाँ भी ये केसेस चल रहे हैं, जितने उस JIT में केसेस हैं, वो अभी भी तमाम अदालतों में चल रहे हैं, और जहां जहां इस JIT की जरूरत होती है वो वहां JIT जाती है। 164 का बयान भी जाता है। बहुत सारे केसेस में मुल्जिमान की बेल भी हो चुकी है, पटेल साहब, केसेस में उन्हें सजा भी हो चुकी है। उज़ैर बलोच से क्या ताल्लुक था? सर, मेरी जान पहचान थी उससे, बहुत अच्छी जान पहचान है उससे। आपकी उसके साथ तस्वीर हैं, वीडियोस में नजर आते हैं, कुछ बाज़ जगहों पे मुकामात पे हैं जहाँ पर एक इवेंट के अंदर आप दोनों करीब करीब ऐसे खड़े हैं कि बड़े आपके अच्छे गुड रिलेशनशिप है।
नहीं सर, एक तकरीबात में, शादी में, गमी में, मुख्तलिफ मौके पे, क्योंकि लहरी का हमारा छोटा सा इलाका है और हर आदमी एक दूसरे को जानता है और हमारी बड़ी अच्छी जान पहचान है उससे, और वो हर स्टेज पे बैठा रहता तो था। कादर तो पटेल साहब, जनाब जो हमारा आपके सुपरस्टार था। मुखालिफ इल्ज़ाम आयद करते हैं कि आपके इलाके में कुछ ऐसे लोग भी थे जो वांटेड थे, तो वो आपकी प्रोटेक्शन में थे, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है। किसी एक शख्स का नाम बता दिया जाए जिसको मैंने प्रोटेक्ट किया हो, कोई एक पुलिस ऑफिसर इन्हीं की पसंद का आकर कह दे कि जनाब कादर पटेल ने इस आदमी को प्रोटेक्ट किया, जो सजा आप तजवीज करेंगे मुझे कबूल है। जो टिकट्स दी गई कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की उज़ैर बलोच को, उसके अंदर आपने रोल अदा किया? उज़ैर बलोच को कोई टिकट्स नहीं दी गई। एक बुजुर्ग कमेटी लियारी की, एक कमेटी पीपल्स पार्टी की, क्योंकि लियारी में 14 दिन जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें 52 बंदे मरे थे, उसके बाद वहां इलेक्शन नामुमकिन था। हमारे वर्कर घरों में नहीं रह सकते थे। वहां पर एक उस इंतजाम बुजुर्ग है कि रेट कमेटी से खत्म हो आपने चुकी इंटरेक्ट थी। किया? हम जी बिल्कुल, हमारी रिकंसिलिएशन हुई, उनसे हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई और आपने हमने जो इंटरेक्ट ऐसे लोग किया, आपको ये चुने भी पता है कि उस कमेटी के पीछे उज़ैर बलोच था, ये तो उसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है कि किसी न किसी तरह उसका असर जरूर होगा, लेकिन वो उस कमेटी का हिस्सा नहीं है। मैं इससे इनकार नहीं कर लेकिन सकता, आपने दिलों का उसको हाल एक अल्लाह कौमी की और जानता है। 2 सूबाई की लेकिन सीटें मैं क्यों दी, जब आपको पता था कि वो कुछ 200 सर, कत्ल मैं के मुकदमात आपको के अंदर एक्सप्लेन मतलूब कर है, लूं, तो अगर आपने आप उसके सुन साथ ये लेंगे, कंप्रोमाइज अरेंजमेंट क्यों किया? आपको सुन लेंगे ना। अगर जनाब देखें, अगर उस कमेटी के पुष्ट पर वो था तो टिकट हमने किसको दिए? टिकट हमने दिए अपने ही नाजिम को, यूसी नाजिम को, अपने ही सिटी एरिया के सदर को, अपनी ही लेडी एनजीओ की प्रेसिडेंट को। हमने कोई जब्बार जेंगो और बाबा लाडला टाइप के गैंगस्टर्स को तो टिकट नहीं दिए। जिस पर कोई एक भी मुकदमा ना हो और उसकी एफिलिएशन बराह रास्त पीपल्स पार्टी से हो, हमने तमाम उन लोगों को टिकट दिए। कादर पटेल साहब, उनके सरों के ऊपर जिसका हाथ था उसका नाम है उज़ैर बलोच, और आप भी जानते हैं, मैं भी ये जानता हूँ, मैं उन गलियों के अंदर प्रोग्राम और इंटरव्यू भी करके आया हूँ। नदीम मलिक साहब, ये मैं आपसे इस बात पे इनकार नहीं करता कि किसी न किसी तरह कोई ना कोई असर उनका जरूर रहा होगा। उनका असर, और उसके ऊपर जिसका आप नाम ले रहे हैं, उसके असरों पर भी बहुत लोगों का असर था, बहुत लोगों का हाथ था। लेकिन चूंकि अब जब किसका मामला असर था? हमने सीधे किए और एक तो इलेक्शन इल्ज़ाम पूरा आपकी गुजर क़यादत की गया, तरफ है, और इसके जब अलावा फिर किसका अच्छा असर था? अच्छा हपअप और कड़वा कड़वा थू थू, तो इल्जाम लगाना, फिर इल्जाम तो फिर लिफाफों में घरों पर छोड़ दिए जाते हैं। अब पता नहीं और क्या क्या लिफाफे घर पे आए। मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए। मैं एक बात सिर्फ मलिक साहब आपके प्रोग्राम में पूछूंगा। अली जैदी साहब 20 से 25 गाड़ियां बंदूक बरदारों की लेकर अपने साथ घूमते हैं, और कोई बंदा आता है उनके घर पे लिफाफा छोड़ जाता है, खुदा ना खास्ता कोई और चीज ना छोड़ जाए। ये आपको बात समझ में आती है? 25 से 30 बंदूक बरदार गाड़ियां, जिसमें आर्म फोर्सेस, रेंजर्स, नेवी, नेवल फोर्स और सारी केपीटी फोर्स, बिन कासिम फोर्स, उनका तो वजीर आजम से ज्यादा बड़ा प्रोटोकॉल है। तो उनके घर पे कोई लिफाफा छोड़ जाता है और वो बस वो उनको मिल जाता है। मतलब ये बचपने की इंतहा होती है। और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां ये कहा कि मैंने उन तमाम तफ्तीशों का खुद सामना किया है, लंदन से आकर किया है, उसके बाद मैंने कहा कि अली जैदी साहब, आप भी जरा इन फहरिस्त का जवाब दे दें जो मैंने पेश की। मुझे आज तक किसी एक चीज का जवाब उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, जो चीफ मिनिस्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सुनवा दें, फिर दोबारा चलते हैं, फारूक साहब के पास चलते हैं। दिखाइएगा आज क्या कहा मुराद साहब। एक अनसाइंड कॉपी, वो उससे पढ़ना शुरू कर दिया। जितनी गैर जिम्मेदारी अली जैदी ने की है, मुझे लगता ये है, हमने डिस्कस भी किया है, कि जो मुल्जिमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर नहीं। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल जीआईटी होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। कोर्ट में भी वही जीआईटी जमा कराई गई थी जो वो दे रहा है, जो जिसमें सीआईडी लिखा है, सीटीडी नहीं लिखा। में लॉ डिपार्टमेंट ने उन्होंने एडवाइस ये किया था कि आप जीआईटी रिलीज ना करें। हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आया। फिर मैंने एडवोकेट जनरल से उनसे बात की। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमें ये रिलीज करनी पड़ेगी। अगर ये पहले बता देता ना कि मोटरसाइकिल पे कोई दे गया है, तो शायद हम रिलीज नहीं करते, फिर हम सिर्फ हंसते। फ़ारूक हबीब साहब, ये अली जैदी को शायद इससे ज़्यादा बेहतर कुछ कहना चाहिए था। ये कहना कि कोई आया था लिफाफा छोड़ गया, तो लिफाफों पे भरोसा करना तो कोई ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाला तरीका नहीं है। और वो भी जब किसी की ज़िंदगी मौत का और 200 बंदों के कत्लों का इल्ज़ाम, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं उसके ऊपर आप चार्ज कर रहे हो, तो आपको सही लीगल डॉक्यूमेंट्स पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। देखें, बात यह है नदीम मलिक साहब, हम एक करैक्टर का जिक्र कर रहे हैं। वो ऐसा करैक्टर था जो गैंगवार का सरगना था। उसका नाम उज़ैर जान बलोच है।
जिसके ऊपर अभी कादर पटेल साहब खुद ये बता रहे हैं कि मेरी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी जान पहचान थी। देखें, सियासत हम भी कर रहे हैं और बाकी यहाँ पर लोग बैठे भी करते हैं, सब हलकों की पॉलिटिक्स करते हैं। जब आप जाके उज़ैर बलोच के स्टेज के ऊपर खड़े हों और वही उज़ैर बलोच जो है वो एक्सटॉर्शन भी कर रहा हो, कब्ज़े भी कर रहा हो, लोगों को मरवा भी रहा हो और हुकूमत भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हो, तो किस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की ज़रूरत होगी जो जाके उसको हाथ डाले? जब ये मामलात हो रहे थे तो क्या ज़रूरत पड़ी या JIT बनाने की क्या ज़रूरत थी? सबको पता था उज़ैर बलोच क्या काम कर रहा है। आप खुद बता रहे हैं कि आप लियारी के अंदर गए, आपको पता है लियारी की कैफियत क्या है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं। उज़ैर बलोच के दर्जनों इंटरव्यूज़ हैं जहाँ पर वो कह रहा है कि पीपल्स पार्टी की कैंपेन मैं चला रहा हूँ, हम यहाँ से पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाएंगे, आसिफ अली जरदारी को कामयाब करवाएंगे, बिलावल भुट्टो को कामयाब करवाएंगे। उस वक्त इन्होंने आंखें बंद की हुई थी। ये इनकी नाअहली है। आज लेकिन उसी कराची शहर के अंदर रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, इन लोगों को पकड़ा, इनकी सफाई की, उसी जगह पे जो नो गो एरियाज थे उसका खात्मा किया। ये हुआ इसी पाकिस्तान के अंदर हुआ ना, अभी हुआ, हाल ही में हुआ, हमारी अपनी एजेंसी ने किया। तो मेरा सवाल तो यह है कि वो एक लिफाफा खाकी जिसमें कोई कागज डाल के छोड़ गया है तो उसके ऊपर यकीन करना चाहिए या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है उसका इंतजार करना चाहिए? नहीं, देखें नदीम मलिक साहब, बात यह है कि ये JIT आज अली जैदी साहब ने सिर्फ इसको अली जैदी साहब ने आके बयान नहीं किया, इसके ऊपर शाहजेब खानजादा भी प्रोग्राम्स कर चुके हैं 2017 में, इसमें डॉक्टर शाहिद मसूद भी प्रोग्राम कर चुके हैं। और मैं नहीं कह रहा, नबील गबोल जो इनके लियारी से MNA रह चुके हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये एडिटेड शुदा रिपोर्ट है, इसके अंदर हकाइक पूरी तरह से बयान नहीं किए गए। तो ये तो पहले तो नबील गबोल साहब को पूछे ना, उनसे वजाहत लें या उनको अपनी तो आपका कहना है जो अली जैदी की कॉपी है वो सही कॉपी है? मैं बार बार बात कर रहा हूँ, दफा 164 के बयान की, जो आपके ख्याल में जो कॉपी अली जैदी ने दिखाई वो कॉपी दुरुस्त है, दूसरी वाली एडिटेड है? देखें, ये तो इनकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। नबील गबोल साहब कह रहे हैं कि जनाब ये एडिटेड कॉपी है। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि जहां पर आपने ये रिपोर्ट जो अली जैदी ने जारी की, अगर आपको उसको पढ़ने का मौका मिला हो तो उसी रिपोर्ट के 16 नंबर सफ़े के ऊपर एक पैरे का आगाज़ होता है कि 2012 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे ऑफ़र किया कि आप हमारी जमात में शामिल हो जाएं। तो आपकी जमात से ये ऑफ़र किसने की थी उज़ैर जान? मुझे नहीं, देखें मुझे ये नहीं पता कि किसने उनको जो है वो ऑफ़र किया। तहरीक इंसाफ ने तो हमेशा जो है वो कराची के अमन के हवाले से स्टैंड लिया। अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ सबसे पहले इमरान खान ने बात की थी, स्कॉटलैंड यार्ड पे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए। 2 बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, MQM इनकी इत्तेहादी थी, 2 बार अपने ही मुल्क के अंदर जमहूरी तौर में इमरान खान को कराची जाने नहीं दिया गया। फरूख, एयरपोर्ट वो एक स्टेज थी, मुझे 2013 के इलेक्शन से पहले का सीन याद है कि आपकी जमात के अंदर कुछ लोगों के शमूलियत की बात चल रही थी। ख़ास तौर पर अगर कराची का जिक्र करूं तो आमिर लियाकत की भी शमूलियत का जिक्र था और ये इसी रिपोर्ट के अंदर आपने उज़ैर जान बलोच का भी पढ़ लिया। तो आपकी जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे कि नहीं हम नहीं शामिल करेंगे, वो लोग जो पार्टी नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखते, लेकिन आपकी जमात ने अगर उज़ैर जान बलोच को ऑफ़र किया है तो किसी ज़िम्मेदार बंदे ने की होगी ना, किसी ऐसे गली वाले कारकुन ने तो नहीं की होगी। वो कौन था? नहीं, देखें हमारी जमात ने उसको ऑफ़र नहीं की। मैं सिर्फ आपको इतना फैक्ट सामने रखना चाहता हूँ कि 2013 में उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी को लियारी से जितवा देते हैं, रहमान बलोच 2008 के अंदर जितवा देते हैं। 2018 में उज़ैर बलोच जब लियारी में नहीं था तो वहाँ पर बिलावल भुट्टो जो इनके अपने चेयरमैन हैं वो दूसरे नंबर पे भी नहीं आते, रनर अप नहीं है, लियारी से तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं। ये था लियारी का इंतकाम जो इनका कभी गाढ़ होता था, जो लियारी के अंदर गैंगवार को परवान चढ़ाते रहे, जो जुल्म सितम करते रहे, जो कत्लो गारत करते रहे, वहाँ पर जो अमन तबाह हुआ, लोगों का रोज़गार छीना गया, ये उसका इंतकाम लोगों ने आम इंतखाबात के अंदर लिया गया कि जो कभी बीबी शहीद का जो है वो गाढ़ हुआ करता था, वहाँ से बीबी शहीद का बेटा जो है वो इंतखाबात में तीसरे नंबर के ऊपर आता है। वहाँ से जो है वो इनको बदतरीन शिकस्त होती है क्योंकि वहाँ पर खौफ हरास ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर गैंगवार बंदूक की नोक के ऊपर जो वोट लिए जाते थे वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर भत्ता माफिया का खात्मा हो जाता है। ये तो सारा मामला 2013 के बाद जो कराची के अंदर एक ड्राइव चली है कराची के अमन को बहाल करने के लिए, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, जो हमारे इदारों ने, जो रेंजर्स ने वहाँ पर काम किया है, जो नकेल डाली है, ये उसका नतीजा है। यहाँ पर तो आज जो बातें कर रहे हैं वो खुद उनकी सरपरस्ती करते थे। उस वक्त उज़ैर बलोच को क्यों नकेल नहीं डाला गया? एक बुनियादी सवाल है, उसका जवाब आप ले लें। उस वक्त पुलिस इनकी थी, चीफ मिनिस्टर इनके थे, अद्दी फरियाल तालपुर, और उस वक्त आपके काइम अली शाह 2013 में दावत के ऊपर जाते हैं इंतखाबात जीतने के बाद लियारी,
उज़ैर बलोच के साथ जाके खड़े होते हैं, मई जो वो जलसा 2013 में वहाँ वो पर दावत करता की है, गई थी जो वहाँ जावेद पर इनके लतीफ़ लिए साहब। लेकिन खाने का आपकी जो बंदोबस्त बात ने भी करता जब है, इतना उसके तगड़ा साथ ऑपरेशन खड़े किया, होते हैं। रेंजर्स की, पुलिस की, वो आपकी मुकम्मल जानदार ऑपरेशन था जिसके नतीजे में अमन रिस्टोर हुआ, तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हमारी फोर्सेस ने। लेकिन उसके नतीजे में भी ये जो लोग थे, ये जो एलिमेंट थे जिनकी तरफ सियासी सरपरस्ती का इल्ज़ाम जाता है, तो आपको सबूत लेके इन लोगों को पकड़ के अदालतों के सामने ले जाना चाहिए था। देखें नदीम मलिक साहब, दो चीज़ें हैं। मैं अभी ये कहूँगा कि कोई नेशनल जमात जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकती कि मसल्ला विंग वो अपने पैदा करे, मगर बदकिस्मती से ये एक हकीकत है कि कराची में अगर किसी ने पॉलिटिक्स की है तो उसके मसल्ला विंग उसकी ज़रूरत बने हैं। मैं इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि मैं नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी के एक बड़े रहनुमा थे, जब उन्होंने छोड़ा जमात को तो वो रायविंड आए और नवाज शरीफ से ये कहा कि अगर आप मसल्ला विंग वहाँ बनाने की इजाज़त दें तो तब कराची में आप जो है इस का क्रेडिट ले सकते हैं जो आपने ऑपरेशन करके वहाँ अमन कायम किया। तो नवाज शरीफ साहब ने उसको कहा कि हम किसी तौर पर भी मसल्ला विंग नहीं बनाएंगे। उस बंदे ने कहा कि मैं फिर आपकी जमात में शामिल नहीं हो सकता। तो मियाँ साहब ने कहा कि मुझे वहाँ एक सीट भी ना मिले मगर मैं मसल्ला विंग बनाने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये तो है एक हमारा रोल। और दूसरी मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये बताएं कि जनरल ज़िया ने जो पैदा किया वहाँ ग्रुप, और उसके बाद जनरल असलम बेग, उसके बाद एक रोल आया जनरल आसिफ नवाज़ का भी, और उसके बाद एक रोल आया जनरल मुशर्रफ का भी। मैं ये कहता हूँ कि इंटेलिजेंस अदारे जो थे हमारे क्या सोए हुए थे, क्या वो काम कर रहे थे कि इंटेलिजेंस अदारों के होते हुए पाकिस्तान जब आप जनरल ज़िया के रोल को हाईलाइट पनपती करते हैं तो उसके साथ नवाज शरीफ के रोल को क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं? अगर तो मैं ये दोबारा कह दूं नदीम मलिक साहब कि अगर जनरल ज़ियाउल हक ने किसी को पैदा वहाँ किया है, परवान चढ़ाया है, तो उसमें कोई मेरा रोल भी है तो मैं भी काबिल मजम्मत हूँ। मैं किसी तौर पर भी देखें इकट्ठे जिम्मेदारी कबूल करें और इकट्ठी मजम्मत करें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और ज़िया साहब का जो साथ था उसके नतीजे में ये सारा कुछ हुआ। बीबी की असम्बलियाँ कैसे डिसमिस की जाती थी, कैसे आईजीआई बनती थी, ये सारी चीज़ें अब हमारी स्याह तारीख का हिस्सा, कोई अच्छे हमारे वो रोल नहीं रहे। उसी में ही एमक्यूएम की क्रिएशन है। पहले जनरल ज़िया ने उनको खड़ा किया, फिर मुशर्रफ के टेकओवर के बाद दोबारा उसमें रूप फूंकी गई। तो उस वक्त जो जो जमातें उसके साथ हिस्सा बटाती रही उनका उतना ही कसूर है। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिसने जितना सियासी रोल परवान चढ़ाने के लिए अदा किया वो भी गलत था, मगर उस वक्त के जो हालात थे 85 में जब वो परवान चढ़े और 90 तक कोई वो नक्शा या इंडिया जाके वो गुफ्तगू जो नहीं हुई थी अभी, जो उस वक्त के हालात थे। हाँ, मैं ये अर्ज करूंगा कि मिसाके जमहूरियत जब साइन हुआ, आपको अगर बेनज़ीर की 90 वाली असम्बली जब तोड़ी गई थी उसके बाद जो हाथों में हाथ डाल के तस्वीर थी, मुझे शक है कि कैमरा वाले मेरा चैनल को तंग करेंगे, नहीं तो मैं तस्वीरें दिखाता आपको, वीडियो क्लिप्स भी उसके मौजूद है। यार नहीं हाथों में हाथ पकड़ के तस्वीरें खिंचवाई थी ना जी। यार मेरी बात तो सुन लेना, मीनार पाकिस्तान भी वो अल्ताफ हुसैन आए, मैं ये बात इकरार करता हूँ, मगर मैं नदीम मलिक साहब ये भी मुझे कहने की इजाज़त आप दे दें कि 93 में ही सदर इसहाक ने यह कहा था माइनस नवाज शरीफ के बाद आप मुझे 97 में ही कहने की इजाज़त दें माइनस नवाज शरीफ कहा गया और शहबाज शरीफ को बुलाया गया। ये भी सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और ये भी आप कभी लबकुशाई ज़रूर किया करें कि जहां हमने पॉलिटिशियन ने गलतियां की हैं वहां पॉलिटिशियन के साथ क्या कुछ होता रहा है, ये भी बयान जरूर करना चाहिए, ये भी बयान जरूर करना चाहिए। देखिए माइनस जब लड़ाई होती थी तो माइनस उसको किया जाता है, ये तो हमारी तारीख का हिस्सा है। वो आपने ज़रदारी को माइनस, नवाज शरीफ को माइनस, ये तो पूरा हमारा 30 साल की सियासत ऐसी रही है, इससे तो डिनाई नहीं कोई कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। एक सेकंड के लिए नदीम मलिक साहब, एक सेकंड के लिए मैं एक सेकंड के लिए मैं इजाज़त आपसे मांगूंगा, मुझे कहने की ये इजाज़त दें कि नाकाबिले तस्खीर दफा को बनाने की जिसने बुनियाद रखी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उसको फांसी पर चढ़ाया और उसको भी माइनस करने का फार्मूला आया
और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद नवाज शरीफ और बाकी लोगों को माइनस करने की जब बातें होती हैं, मगर मैं आप जैसे जो एंकर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी मौजूदगी में मैं बतौर पाकिस्तानी एक अपने दिल की बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहनी चाहिए। आज नहीं, मुझे ये बताएं कि कभी ये आवाज़ उठती थी बलूचिस्तान से, अंदरून सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, कौन कर रहा है, वो बातें की जाती थी, मगर ज़्यादा बात पंजाब की जाती थी। आज अगर पंजाब से अगर ये आवाज़ उठती है कि हमारे साथ ज़्यादती है, चारों सूबों से ये आवाज़ें दबी ज़्यादा या कम निकल रही हैं, तो खुदा के लिए देखना पड़ेगा कि ज़्यादती कर कौन रहा है और ये चारों सूबों से आवाज़ें क्यों उठ रही हैं, और इसका इलाज भी अब किया जाना चाहिए, वरना देर कर देंगे। कादर पटेल साहब, ये बड़े हमारी सियासत का एक अहम मोड़ है जिसके ऊपर एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ड्राइव थी कि हमने करप्शन के खिलाफ जाना है, लेकिन उसमें ये जो JITs है ये अब आपको किसी तरफ शायद लगानी पड़े, क्योंकि ये एक तोहमत के तौर पर सामने पेश की जाती हैं, तो इसका हल निकलना चाहिए। जो लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ा हो जाए, जो भले लोग हैं उनका नाम साफ हो जाए। बिल्कुल मलिक साहब, लेकिन अभी आपको मैं बता दूं, अल्ताफ हुसैन का राइट हैंड अनवर भाई जो है वो एतराफ़ करता है कि हमने इंडिया से पैसे लिए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, तो क्या MQ यहाँ से वहाँ बदल गई सारी? ये लोग धुल गए क्योंकि आज ये PTI के इत्तेहादी है। MQM तो यही थी ना, अनवर भाई चले अल्ताफ को हटा दे, लेकिन लोग तो यही थे ना, उसी फार्मूले पर कार फरमा थे। इसी JIT के और सफात पर बहुत सारे ऐसे लोगों का जिक्र है जिनका कुलीदी जिक्र है, जिनका बुनियादी जिक्र है, जिनका इन तमाम चीजों को उबारने खड़ा करने में जिक्र है, लेकिन आज इनके इत्तेहादी ये बात नहीं करते। और ये बगैर साइन का एक डॉक्यूमेंट लेके तवज्जो हटाओ मुहिम, जो कि इस मुल्क के असल मसाइल हैं हकीकत में, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, मईशत की तबाही है, हर जगह भी। खुद रेलवे के मेरे ख्याल में पार्लिमानी वजीर हैं, तारीख में सबसे ज्यादा एक साल में जो रेलवे के एक्सीडेंट हुए हैं वो इनके जमाने में हुए हैं, और इतने लोग कभी मरे ही नहीं है। पाकिस्तान की ग्रोथ कभी नफी में गई ही नहीं है, इवन सुकूत ढाका के वक्त भी नहीं गई है। पाकिस्तान पर इतना कर्जा कभी नहीं चढ़ा। आज टीचर्स बेरोजगार हो रहे हैं, टूरिज्म के लोग निकाले जा रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, 2013 वाली दावत थी, लेकिन ये तवज्जो हटाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ। आप भी चले जाते, चलो फिर भी ठीक था, लेकिन फरियाल बीबी क्यों गई? जनाब, एक तकरीब में अगर कोई जाता है और वहां वो शख्स होता है, मलिक साहब आप किसी तकरीब में जाएं और मैं भी वहां मौजूद हूं, और फर्ज करें मुझ पर किसी को एतराज है, तो क्या पूरी तकरीब को खत्म करके या तो नदीम मलिक को निकाला जाएगा या कादर पटेल को निकाला जाएगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप इस तरह की सवाल किस तरह कर रहे हैं। वो तस्वीर जो है वो आपकी नजर से गुजरी, जहां पर वो एक्सीडेंटल है या ऐसी तस्वीर जो है ना वो मंशा बम की भी है, जहांगीर तरीन और इमरान खान के साथ, जो लाहौर का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है। बात ये है, तो जिसकी तस्वीर है आप भी उसको लें और अदालत में लेके जाएं, उसको जस्टिफाई कौन कैसे करेगा? नदीम मलिक साहब, बड़ा एक सादा जहांगीर तरीन मामला है, जवाब दे दे। यानी इस हुकूमत की अपनी कोई कारकर्दगी नहीं, बताना इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं करिए, कुछ नहीं सकते। अब ये बस यहाँ से इसने ये किया, इसने वो आपका कहना ये है कि ये JITs का आपको ताना इस वक्त इसलिए दे रहे हैं कि इनसे खुद कुछ नहीं किया गया, इसलिए ये JITs के आपके ऊपर इल्जाम आयद करें, ये आपका कहना है पटेल साहब? सर मैं आपको स्टेटमेंट दिखाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे मौका दें। खुदा की कसम, ये जिसका नाम ले रहे हैं उज़ैर, उसने बाकायदा ऐलानात किए, अखबारी इंटरव्यू दिए कि हम PTI को सपोर्ट करते हैं, और जुलूस लेकर इनके जलसे में गए। जब कायदे आज़म के मज़ार के पास इनका पहला जलसा हो रहा था, तो एक वफ्द इन्होंने शेख रशीद की क़यादत में MQM के पास भेजा कि जनाब हम आपके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। अब इमरान खान वो इमरान खान नहीं रहा जो अल्ताफ हुसैन को लंदन में जो है वो नाअहल दिसंबर 2011 की बात कर रहे हैं आप? जी। और आप दिसंबर 2011 की बात कर रहे हैं कि उस वक्त उज़ैर बलोच जो था वो इमरान खान के उस जलसे की सपोर्ट कर रहा था, ये आप कह रहे हैं? नहीं सर, शेख रशीद साहब गए कि खुदा के वास्ते कुछ मत कीजिएगा, हमें इमरान खान को जलसा करने दें, क्योंकि अब वो इमरान खान जो है ना वो इमरान खान नहीं रहा कि जो अल्ताफ हुसैन को नाअहल करवा रहा था। और उसके बाद उन्हीं दिनों में
अखबारात में बयानात आए, शे सुर्खियां लगी कि जो है उज़ैर बलोच जो है वो पीटीआई के जलसे में शिरकत करेंगे और उसके हिमायत का ऐलान किया गया। लेकिन असल हकायक आप देख कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ किसी एक को निशाना बनाओ और वो भी नाजायज निशाना बनाओ। हम इस पटेल तमाम साहब, प्रोसेस वो जो से इमरान की वो रैली थी मज़ार कायद वाली, क्या उसके अंदर उज़ैर बलोच का कोई वफ्द वगैरह गया, भी शमूलियत हुई उसकी? अरे सर, अभी तो 3 तलवार पर जो इन्होंने धरना दिया था उसमें लियारी के उज़ैर बलोच के लोग शामिल हुए, दुनिया को पता है। आप मुझे उसकी तस्वीर भेजिएगा। बिल्कुल सर, सबके पास है, मीडिया के पास। अभी भी ये बराह रास्त आपके ऊपर चार्ज है, अब आप ही को जवाब देना है, मैं इसका दिफा नहीं कर सकता। ये आप ही को मलिक साहब, पटेल साहब के पास सबूत होंगे तो इल्जाम आयद कर रहे हैं। मिसाल देखें, एक बात यह है कि आपकी एक तकरीब होती है जहां पर आपको पता चलता है 2013 से पहले उज़ैर बलोच जो है वो कत्ल गारत उसने बेशुमार की, कब्जे किए, सब कुछ किया जो वो कह रहा है कि मैंने इनकी लीडरशिप के कहने के ऊपर किया है। डिफेंस के घर में कराची में मेरी फरयाल तालपुर के साथ मुलाकातें होती रही हैं, वहाँ पर निसार मोराई है, शजील मेमन है, सब लोगों का वो जिक्र कर रहा है। बता दें कि उन्होंने कहा कि पटेल साहब का जिक्र कर रहा है की रैली मुझे आप ये बताएं, कायद वाली उसमें भी शमूलियत और सपोर्ट का ऐलान किया। 3 तलवारबाजी में कि उनका लोग मौजूद। आप ये बताएं, देखें ये इनकी आफ्टर थॉट्स हैं, जितनी मर्जी बात कर लें। जो इमरान खान का कराची के अंदर जलसा था वो आपने भी देखा था, उसके अंदर किसी जगह के ऊपर, किसी स्टेज के ऊपर उज़ैर बलोच नजर नहीं आया। बताएं ना, किसी स्टेज के ऊपर उज़ैर बलोच था? यहाँ पर तो आसिफ अली जरदारी की बहन सूबे का चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह उज़ैर बलोच के साथ स्टेज को शेयर करता है, वहां पर वो मौजूद है। उसका ये जवाब नहीं दे रहे। लीडरशिप का तो एक इमेज होता है ना, इस बात से लीडरशिप का एक इमेज होता है जहां पर पता हो इतना बड़ा जो है वो कातिल कब्जा ग्रुप दहशतगर्द मौजूद हो, उसके साथ आप जाके स्टेज शेयर कर लें, ये कैसे हो सकता है? जनाब अली कर सकते ना। मसला यह है कि अगर उन्होंने सपोर्ट की है तो सपोर्ट की है, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। मलिक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये तो इनको बताना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारी पटेल साहब बताइए, के साथ पीटीआई का कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। पटेल साहब सबूत भी दें, कोई ताल्लुक नहीं रहा, कैटेगोरिक बता रहा हूं ना। वो कभी हमारे जलसों में आया ना कभी हम उससे को हमायत लेने गए। आपको मेरी आवाज आ रही है मलिक साहब? वैसे तो नदीम मलिक साहब, बताइए, आपने मासूम आदमी, आपने तो वैसे ही फर्क हबीब को मासूम आदमी को फंसा लिया है। बेकार में मैं हकीकत बात बताऊं, उस बेचारे को ना पता है पस मंजर पता है ना कुछ पता है। आप बेकार में हबीब भाई को हमारे जो है ना रगड़े में ले आए। मसला ये है कि आपके अभी मौजूदा जो एमएनए है ये भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट से, इनका ताल्लुक भी लियारी से था। वो भी पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। और आप जिस बयान की बात कर रहे हैं, देखें यहां पर वो आपको पता है गिरफ्तार कब हुआ और कहां से हुआ और कितने अरसे बाद पेश हुआ, किन हालात में वो बयान हुआ। उस बयान में तो ये लिखा है कि जी 17 शुगर मिल कब्जा कर ली। अब 17 शुगर मिले कब्जा की, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, किसी ने उफ नहीं किया। उसमें तो ये लिखा है कि 40 क्लिफ्टन के बंगले उसने कब्जा कर लिए। अब बंगले वाले इतने कमजोर हैं कि चौधरी साहब का जमाना था, कोर्ट थी जो वजीर आजम को फारिग कर देता था, गेलानी साहब को। तो उस जमाने में किसी बंगले वाले ने एक चिट्ठी नहीं लिखी कि जनाब हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, ये जुल्म हो रहा है। वो तो एक दास्तान है 164 की कि जो पता नहीं 1 साल 1.5 किसी को रखने के बाद वो तो कायदे आजम का भी कत्ल मान लेता उसमें, जिन हालात में उससे वो बयान लिया गया है। तो ये 164, अच्छा ये पूरी चार्जशीट है, ये 164 का बयान पूरी 164 को इतना हल्का मत लें, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो मसाइल पैदा करेगा। हेलो, क्लोजिंग रिमार्क्स दे देंगे जावेद लतीफ साहब, वन लाइनर। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि खुदा के लिए अब भी होश के नौखल लेने चाहिए। और जो कुछ हो रहा है, मैं कहता हूँ कि वो जो 240 लोग एक मरे और 50 लोग एक मरे, 70-80 एक लोग, ये जो JIT हैं वो मरे हुए लोग क्या कह रहे होंगे कि ये JIT वफाक क्या लहरा रहा है और हकायक क्या हैं। मैं तो समझता हूँ कि इनका सवाए इस काम के कि दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, ये हुकूमत में है। भाई कुछ करके दिखा दें। आपको कौन कह रहा है कि अगर जवेद लतीफ है या कादर पटेल है उसको कौन नहीं पकड़। आप सबका बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।